नमस्कार हमारे हिंदी भाषी प्रिय छात्रों। केवल आपके ही निवेदन पर अंग्रेजी साहित्य के क्लिष्ट शब्दों को हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं और चीज़ों को उस तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि चीज़ों को आप हिंदी में समझ सकें। तो इसी क्रम में एक हमारा टॉपिक है 11वां लेक्चर आपके माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज़ के यूनिट 2 से। इसमें हम इंग्लिश में वीडियो और पीपीटी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा एलएमएस पर हम अपने हिंदी भाषी छात्रों के लिए अलग से एक पूरा बनाए हुए हैं सिस्टम, जिससे वो यदि अंग्रेजी में अपने आप को असहज मानते हैं, चीज़ों को सही नहीं मानते, तो वो प्रायः हिंदी में वीडियोस को देखकर, हिंदी में पीपीटीज़ को समझकर अपनी शिक्षा को बिना किसी अवरुद्ध किए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है इन विट्रो प्लांट के कोशिकीय, आणविक और शारीरिक पहलू उत्थान। कोर्स इंस्ट्रक्टर वही मैं, अंकुर शर्मा, सहायक प्राध्यापक कृषि संकाय। इन विट्रो का संक्षिप्त रूप में मैं आपको समझा दूं कि जो प्रक्रिया प्रायः प्रयोगशाला के अंदर की जाती है, जहां तापक्रम भी निर्धारित होता है, वायु का वेग निर्धारित होता है, आर्द्रता निर्धारित होती है, यहाँ जी समझ लो कि सब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, वहाँ हम उसको इन विट्रो की परिभाषा देते हैं। इन विवो का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ ओपन कंडीशन में, फील्ड कंडीशन में करते हैं तो उसको हम इन विवो कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी आउटलाइंस के साथ, जिनके अंतर्गत हमको अध्ययन करना है। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्या परिचय है। ऑर्गेनोजेनेसिस, कोशिकाओं का किस तरीके से रूपांतरण है, किस तरीके से विश्लेषण है। सपोषित पौधों का किस तरीके से है, सूक्ष्म प्रवर्धन किस तरीके से है। प्रकाश का क्या पौधों पर प्रभाव है और प्रकाश अवक्षेपी बूंदों का सूक्ष्म प्रदर्शन में क्या योगदान है। इन सब आउटलाइंस के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि इंग्लिश के ये टिपिकल वर्ड्स आपको बिल्कुल भी घबरा रहे हैं तो हम सबका हिंदी रूपांतरण बड़े ही सहज शब्दों में आपको समझाते हुए चलेंगे। हम शुरू करते हैं पहले परिचय से, महत्व से। इंट्रोडक्शन क्या है? द इनिशिएशन ऑफ इन विट्रो स्टडीज़, जो इन विट्रो हमने आपको अध्ययन बताया है, उसका जो प्रारंभन है, उसका जो इनिशिएशन है, और प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में और पादप कल्चर, ऊतक में। पादप टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, और कल्चर का मतलब क्या होता है? संवर्धन, ठीक है। जब हम इन विट्रो कंडीशन में, मतलब प्रयोगशाला पद्धति में, जब हम प्लांट सेल का, पादप कोशिकाओं का ऊतक संवर्धन करते हैं, जैसा कि गोटिव हेबरलैंड जी ने प्रस्तुत किया है टोटियोपोटेंसी के माध्यम से, जिसको हम पूर्ण सख्तता कहते हैं, वो हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि हमारा जो आनुवांशिक उपक्रम है वो एक परफेक्ट पौधे को पैदा करने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है। हम हिंदी में इसको समझाते चलते हैं, बाकी तो पीपीटी आपको हम दे ही देंगे। डिफरेंशिएटेड सेल इन प्लांट्स, जो पौधे एक दूसरे से विभेदित हो जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं एक दूसरे से विभेदित हो जाती हैं, वो प्रायः इंटर नहीं कर पाती सेल साइकिल में, आर एबल टू री इंटर द सेल साइकिल। जो विभेदित होती हैं वो प्रायः प्रवेश कर जाती हैं कोशिकाओं में, एंड प्रोलिफरेट एंड रीजनरेट टिश्यू एंड ऑर्गन एंड इवन बिकम अ कंप्लीट प्लांट। इसके साथ साथ वो अपने ऊतकों को भी वो पुनर्जन्म की स्थितियां प्रदान करती हैं, जिससे एक हमारे पौधे का निर्माण हो जाए, जो कि इस परिकल्पना के द्वारा बताया गया है। सेवरल रिपोर्ट्स हैज़ शोन, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो बहुत से वैज्ञानिकों ने इन पर मंत्रणा करके अपना मंतव्य देकर सिद्ध किया है कि टोटियोपोटेंट एबिलिटी, जो पूर्ण सख्तता की जो क्षमता होती है, और प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं की पूर्ण सख्तता की जो क्षमता होती है, थ्रू विच, जिसके द्वारा प्लांट कैन बी रीजनरेटेड, हमारा पौधा एक से अनेकों पौधों को पैदा करने में सक्षम होता है। विच इन टर्न इज़ वाइडली यूज इन सेवरल, जो कि बहुत से उपक्रमों में
इस्तेमाल होता है सूक्ष्म प्रवर्धन के। जर्मप्लाज का मतलब उनके आनुवांशिक गुणों जिनसे हम पौधों को पैदा करते हैं, ठीक है, उनके परागकणों को इकट्ठा करने में, और फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और आनुवांशिकी विभेदित पौधों को किस तरीके से पौधा किया जाए जिससे हमारा पौधा प्रायः रोगों के प्रति क्षमता रखता हो, कीटों के प्रति क्षमता रखता हो, ठीक है, और किसी भी ऐसी स्थिति जो पौधे के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी कंडीशन के लिए अपने पे क्षमता रखता हो। प्लांट्स हैव पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटीज़। पौधे के पास एक अपना स्रोत होता है जिससे वो एक से दूसरे पौधे को पैदा कर सके, टू प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी ऑफ देयर सेल। दूसरी स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं इन विट्रो प्लांट रीजनरेशन। प्रयोगशाला पद्धति में जो रीजनरेशन किया जाता है इज़ अ प्रोसेस, वो एक तरीका है इन विच एक्स प्लांट, जिसमें कि एक्स प्लांट का मतलब पौधे का कोई भी बाह्य भाग, चाहे वो पौधा में तना हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो छाल हो, चाहे वो जड़ हो, किसी भी तरीके को हम एक्स प्लांट कह सकते हैं। इन विच एक्स प्लांट्स आफ्टर अंडरगोइंग, उसमें जाने के बाद सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन करता है, मतलब कोशिका को विभेदित करके विभेदीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ऑर्गन्स का मतलब होता है, ऑर्गन्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, टिश्यू ऊतक, कोई अंग और कोई ऊतक, जिससे हम एक निश्चित पीरियड में पौधे को पैदा करते हैं। इन विट्रो प्लांट रिजनरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, जो इन विट्रो, जो प्रयोगात्मक पद्धति में जिससे हम पौधों को एक दूसरे से पैदा करते हैं, उसको हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा भी पैदा कर सकते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब अंगीयकरण की जो प्रक्रिया है, इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गन्स, उसके द्वारा नए पौधे को भी हम पैदा कर सकते हैं। एंड इवन होल प्लांट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू बाउंड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। अंगीकरण की एक प्रक्रिया के द्वारा हम नए नए पौधों को पैदा कर सकते हैं, जिनमें हम एक पौधे के छोटे से अंग को लेकर उसको बड़े स्तर पर बना सकते हैं। इन सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस फर्स्ट स्ट्रक्चरल सेल सिमिलर टू जाइगोटिक एम्ब्रोज, जो सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस होता है, इसकी प्रारंभिक अवस्था में जो इसकी संरचना होती है वो सेल और जाइगोटिक एम्ब्रोज से मिलती जुलती होती है। इस फॉर्म जो कि बनती है, एंड देन इंटायर प्लांट इज रिजेनरेटेड, इसके बाद पूरे पौधे का पुनर्जन्म हो जाता है। द पोटेंशियल फॉर प्लांट रिजनरेशन, पादप के पुनर्जनन की जो क्षमता होती है, विच हैज़ लॉन्ग बीन यूज टू प्रोपोगेट क्लोन्स, कटिंग्स एंड ग्राफ्ट्स, इज द बेसिक्स ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। पादप की पुनर्जन्म की प्रक्रिया लॉन्ग ड्यूरेबल, दीर्घ अंतराल तक चलते चलते क्लोन्स, कटिंग्स, ग्राफ्ट्स के द्वारा होती होती प्रायः अनुसंधान उपक्रमों से होते ही कृषिगत उपयोगों में जाकर पहुंच जाती है। अगली स्लाइड में यदि हम देखें ऑर्गेनोजेनेसिस के अंगीयकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि प्लांट शूट एंड रूट्स आर एबल टू रिटेन देयर एपिकल मेरिस्टेम फंक्शंस इवन आफ्टर अ पार्ट ऑफ देयर मेरिस्टेम इज रिबूट। पादप के जो तने होते हैं और जो जड़ें होती हैं उनमें वो क्षमता होती हैं कि वो किसी भी सुसुप्तावस्था की पद्धति को तोड़कर अपने आप में क्रियाशील होकर एक नए पौधे को अलग करके अपने जीवन शैली को शुरू करते हैं। ये अंगीयकरण की प्रक्रिया है। जबकि व्हेन द होल मेरिस्टेम आर एक्साइज्ड, जबकि पूरे तने को हम उससे हटा देते हैं, प्लांट सेल ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू, पादप कोशिका जो होती है विभेदीकृत ऊतक की और अंग की, उसमें वो क्षमता होती है कि न्यू सूट, नए पादप को ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा लेटरल रूट्स, वायवीय जड़ों को उपस्थित करके पैदा करते हैं। इन विट्रो प्लांट रिजनरेशन बाय ऑर्गेनोजेनेसिस, जो प्रयोगात्मक पद्धति होती है जिसमें हमने आपको बताया तापक्रम से लेकर आर्द्रता हर एक चीज़ नियंत्रित होती है, तो वो पद्धति हम पुनर्जन्म के लिए अंगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपनाते हैं, जिससे इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन, जो कि परिणाम देता है अंगों के बनाने का थ्रू डी डिफ्रेंशिएशन, पुनः विविधीकरण के द्वारा।
and recognition of cell division to create particular organ primordia and meristem after the vascular connection between the explant and the newly regenerating options। इससे ये सिद्ध होता है कि जो विभेदीकरण की प्रक्रिया है वो कोशिका विभाजन के द्वारा एक अपने खुद के ऑर्गन को तैयार करती है जो कि मेरिस्टेमिक पावर के मेरिस्टेम पादप के द्वारा वस्कुलर कनेक्शन से होती हुई उन दोनों के बीच एक नए प्लांट को जन्म देकर उनके अंगों का निर्माण करती है। अगली स्लाइड में यदि हम देखेंगे तो सोमेटिक कायिक जनन होता है। कायिक जनन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज वन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक प्लांट। जो कायिक जनन है वो प्राय जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी के द्वारा गुणन करने की बहुत ही अच्छी तकनीकी है जिससे बहुत सी वेराइटीज़ का, बहुत सी पादप प्रजातियों का हम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा एक से दूसरी प्रजातियों के निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं। This process is a type of plant cell tetipotency in which embryos arise from somatic or vegetative cell if no fertilization take place। इस पद्धति के द्वारा हम प्लांट के कोशिकीय पूर्णशक्तता को उसके भ्रूण के द्वारा निकालकर कायिक और वानस्पतिक दोनों पद्धतियों को मिलाकर हम फर्टिलाइजेशन को कर सकते हैं। ठीक है। Several factors such as the origin of the explant's culture medium and in vitro environmental conditions affect the success or failure of the somatic embryogenesis response। बहुत से ऐसे प्रायक कारक हैं जो कि एक्सप्लांट, हमने आपको बताया था, प्लांट से किसी भी तरीके से हम कोई चीज़ को रिमूव कर लें, हटा लें, चाहे वो तना हो, फल फूल पत्ती जड़, किसी भी तरीके के कोई भी अवयव हो, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं प्रभावित करते हैं जब हम उसको कल्चर मीडिया में रखते हैं, क्योंकि इन विट्रो इन्वायरमेंटल कंडीशन में चीज़ें प्राय हमारे द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो वहाँ पर प्राय किसी भी चीज़ के गड़बड़ होने की बहुत जल्दी चांस रहते हैं। सोमेटिक सेल्स अंडरगोज एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज बाय डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स। जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूणीकरण के नीचे जाकर अपने विकास की प्रक्रिया को शुरू करती हैं। सिमिलर टू जायोटिक एम्ब्रोज विदाउट मर्जिंग ऑफ गैमेट्स, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कायिक जनन कुड बी वेल सूटेड फॉर मास प्रोपोगेशन। बहुत ही अच्छा होता है जब हम मास प्रोपोगेशन करते हैं। मास का मतलब होता है 10 चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया, 10 में से कौन सी चीज़ें एक से दूसरे से मिल रही हैं, 10 में से हमने एक को सिलेक्ट किया, इसे हम मास कहते हैं। विभिन्न स्थानों से प्रायः एक आनुवंशिक गुणों की पद्धति को अपने कायिक जनन के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया मास प्रोपोगेशन कहलाती है। तो उसको हम इस्तेमाल करके अपनी प्राय पादप स्पीसीज के लिए वाणिज्यिक उत्पादन में इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हेन सोमेटिक एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड, जब हमारी कायिक भ्रूण निकल आते हैं डायरेक्टली अपने आप से, विदाउट अ कैलस इंटरमीडिएट, बिना किसी भ्रूणीय विभेदता के, भ्रूणी प्रावस्था के, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हम सीधे भ्रूणीकरण भी बोलते हैं। एंड इट इज़ यूजफुल, ये आवश्यक होता है रैपिड प्लांट जनरेशन, बहुत तीव्र गति से पादप के पुनर्जन्म में, एंड मिनिमाइजिंग सोमा क्लोनल एंड काइमेराज वेरिएशन। सोमा क्लोनल काइमेराज विविधता को मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा सोमेटिक एम्ब्रियोज हैव बीन रिपोर्टेड टू रीजनरेट फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लांट। जो कायिक भ्रूण होते हैं उनको रिपोर्ट किया गया है पुनर्जन्म के लिए प्रायः भिन्न भिन्न तरीके के एक्सप्लांट्स के द्वारा, सच एस लीफ एक्सप्लांट जिसमें पत्ती भी है, जड़ भी है, ट्राइकोम्स भी हैं, हैप्लॉइड सेल्स भी हैं, जो कि मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा मेल एंड फीमेल, नर और मादा गैमेटोफाइट्स को अलग करके विभेदीकरण ऊतकों को गार्ड सेल तक पहुंचाने का काम करती है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कायिक भ्रूणीकरण इज अ मोर प्रिफर्ड पाथवे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला एक उपक्रम है भ्रूणीकरण से, जो कि मास प्रोपोगेशन को पैदा करके हाइयर प्रोलिफरेशन रेट, पुनः वृद्धि दर को बढ़ाकर और कन्वीनियंट और साधारण बनाता है, जिससे हम द्रवीय माध्यम में भी उस एक्सप्लांट को पैदा कर सकें। नेक्स्ट हमारा रहेगा फोटोट्रॉपिक माइक्रो प्रोपोगेशन। प्रकाशीय पोषण के द्वारा
सूक्ष्म प्रवर्धन। मोस्ट एक्सप्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, बहुत से ऐसे एक्सप्लांट्स होते हैं, हमने आपको बताया है पहले ही, जो कि क्लोरोफिल के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रायः शुगर फ्री मीडियम और पोटोट्रोपिक ग्रोइंग कंडीशंस में करते हैं। मतलब जिसमें शर्करा रहित होती है और प्रकाश की सपोषी अवस्था में करते हैं। दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक माइक्रोप्रोपगेशन। यह ऊतक कल्चर, ऊतक प्रावस्था, ठीक है, प्रकाश संश्लेषणीय सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाती है और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाती है। द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज लिमिटेड, जो इसका उत्पादन है प्रायः बहुत ही लिमिटेड है, एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ माइक्रो, प्रायः बहुत बड़े बड़े आयामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Most of these limitations could be attributed to the heterotropic characteristics of plant that require growth in a sugar-bearing culture medium. On the other hand, प्राय दूसरे स्थान पर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ज़्यादातर आपेक्षिक आर्द्रता, हाई एथिलीन कंसंट्रेशन, ज़्यादातर एथिलीन का जो कंसंट्रेशन सांद्रता, एज वेल एज CO2 कंसर्न, CO2 की सांद्रता पूरे एक्सप्लांट को पैदा करने के लिए एक प्रभावी माध्यम पैदा करती है, जिससे हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स को उगने के लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवधान की आवश्यकता ना हो। जबकि ऑटोट्रोपिक कल्चर इज़ द बेस्ट ओपिनियन टू सोल्व दीज प्रॉब्लम। जो सपोषी संवर्धन है वो प्रायः इस प्रावस्था को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है। हमारा एप्लीकेशन क्या है वाइड स्पेक्ट्रम में, क्या उसके उपयोग हैं? इवन इन द केस ऑफ हेटेरोट्रोपिक एक्सप्लांट, जब हम प्रायः सपोषी पौधों की बात करते हैं, दैट नीड अ शुगर, जिन्हें शर्करा की आवश्यकता होती है, सोर्स टू ग्रो इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में उगने के लिए जिन्हें शर्करा की आवश्यकता होती है। द की रोल ऑफ लाइट इन द एक्टिविटी ऑफ जीन्स, प्रकाश का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीन्स को बनाने के लिए, एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए, उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए और उसकी वृद्धि को नज़रअंदाज भी न करने के लिए। सो फार जबक कि बहुत दूर आयामों में वेरियस लाइट सोर्सेज, बहुत से प्रकाशी प्रावधान, एस हाई प्रेशर, दबाव भी इन पर बनाया गया सोडियम और फ्लूइडियम लैंप्स के द्वारा, जिससे इन विट्रो कल्चर को सफल बनाया जा सके। लेकिन जो प्रकाश की दरें हैं वो 350 से 750 nm में काफ़ी सक्सेस पाई गई हैं और पादप की बहुत सी ऐसी प्रजातियां देखी गई हैं जिनका सफल उत्पादन 350 से 750 nm पर किया जा सकता है, और वो एक रेडिएशन के प्रति अपने आप में प्रतिरोधी भी हो गई हैं कि इस रेडिएशन से कम nm पर हम अपना उत्पादन सही नहीं करेंगे। इस रेडिएशन इस स्तर पर हमारे उत्पादन की दर ये होगी और इससे यदि ज़्यादा चला जाएगा तो उत्पादन पर उसका अनुकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। ज़्यादातर यदि देखा जाए तो इन विट्रो रिजनरेशन की जो प्रक्रिया है प्रायः ऑर्नामेंटल सजावटी पौधों पर रहा, जैसे क्राइजेंथेमम है, हमारा गरवीरा है, ह्यूकेरा है, फाइकस है, इन सब पौधों पर इसका जो प्रभाव है बहुत ही सकारात्मक रहा है। ये हमारे रेफरेंसेस हैं जो प्रायः हमने इस लेक्चर को तैयार करने में किए, नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन लेक्चर्स को हम बनाने के लिए इनका पूरा योगदान रहा है। अंतिम चरण में हम धन्यवाद बोलते हैं। हिंदी में ऐसे ही लेक्चरों का रूपांतरण हम आगे देते रहेंगे, जिससे आपकी पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, हिंदी साहित्य के प्रति जो आपका अगाध प्रेम है वो कतई बाधित ना हो, और जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके हितों का हम और विश्वविद्यालय पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं और आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो, इसी तरीके की PPT और वीडियोज़ हम आपको समझाते रहेंगे, देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।